नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन में सबसे पहले बात गोपालगंज की, जहां खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने का वीडियो सामने आ गया है। बम की तरह गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होते ही गैस सिलेंडर कैसे आग के गोले में तब्दील हो गया, और इस तस्वीर को देखकर आप आग की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। ब्लास्ट का ये वीडियो अब सामने आ चुका है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं धमाके की आवाज सुनकर लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। सिलेंडर ब्लास्ट का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। आग की वजह से घर के अंदर रखे हुए सारे सामान जलकर खाक हो गए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस दौरान गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होता है, उसके बाद आग के शोले आपको दूर दूर तक नजर आने लगते हैं। दूसरी तस्वीर आग के बाद तबाही की है, जिसमें एक परिवार ने, एक महिला ने अपने 3 बच्चे, और अब घर के ऊपर अब छत नहीं है। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। पति की मौत पहले ही हो चुकी थी। ग्रामीणों के सहयोग से, पड़ोसियों की मदद से किसी तरीके से झोपड़ीनुमा घर बनाया गया था, जो इनका आसरा था, लेकिन अब वो भी छिन चुका है। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के बस डीहा टोला मुर्गिया की है। तो कैसे चीख पुकार मच जाती है जैसे ही यहां ब्लास्ट शुरू होता है। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन घर में रखा सारा सामान और घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर एनआईटी घाट से महिला के शव को बरामद किया गया है। जली हुई अवस्था में महिला का शव बरामद किया गया है। एनआईटी घाट पर महिला का शव मिला है। महिला का शव जो है वो जला हुआ है, और इसी जली हुई अवस्था में शव की बरामदगी की गई है। पुलिस ने शव को फिलहाल बाहर निकाला और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो पटना से यह खबर, तस्वीरें जहां पर जली हुई अवस्था में एक महिला के शव की बरामदगी होती है, जिसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची, मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है कि आखिर ये महिला कौन। एनआईटी घाट की यह तस्वीर, जहां पर महिला के शव की बरामदगी हुई। तो पुलिस की तरफ से फिलहाल ये जांच पड़ताल की जा रही है। पटना से ये बड़ी खबर, जहां पर जली हुई अवस्था में महिला के शव की बरामदगी। वहीं बड़ी खबर सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई आ रही है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़ा हुआ ये मामला, जिसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े हुए मामले में निर्वाचन आयोग ने सीएम की अपील को माना है। निर्वाचन आयोग ने सीएम की अपील को माना है। 14 जून को पक्ष रखने का आदेश दिया गया है। सीएम और बीजेपी को, दोनों को ही आदेश दिए गए हैं। सीएम को 31 मई को होना था पेश, वहीं सीएम ने पेश होने में अपनी असमर्थता जाहिर की थी, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से यह राहत उन्हें दी गई। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, और झारखंड संपादक संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, इस पूरे मामले में क्या ये मानकर चलें कि ये राहत हेमंत सोरेन के लिए कम से कम इस वक्त फौरन तौर पर थोड़ी जरूर सहूलियत लेकर आई होगी, जिसकी मांग उनकी तरफ से की जा रही थी? या देखिए, राहत ही इसको कह सकती हैं, क्योंकि 31 तारीख को इनको उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना था। लेकिन देखिए, यहाँ राज्यसभा का चुनाव चल रहा है और उसको भी चुनाव आयोग ने ही अपनी यहाँ तारीख मुकर्रर की है उसके लिए भी, और उसमें कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। ऐसे में उनकी उपलब्धता यहाँ भी होना जरूरी है कि उसके पक्ष में उनके भी 30 विधायक हैं, और उन 30 विधायकों के आधार पे अपनी एक सीट उनकी तो पक्की ही मानी जा रही है। अब ये सीट वो खुद रखते हैं या कांग्रेस पार्टी को देते हैं, इन सब चीजों को लेकर गठबंधन के नेता भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, तो कई सारी चीजें हैं। और उन सारी चीजों को देखते हुए, खासकर राज्यसभा चुनाव को देखते हुए, उन्हें अपनी ये मांग की थी कि हमें इसके लिए कुछ और मतलब चुनाव आयोग ही ये करा रहा है अध्यक्ष की भूमिका।
तो आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। तो झारखंड संपादक संतोष हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि अपनी तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असमर्थता जाहिर की थी। 31 तारीख को उन्हें पेश होना था, अपने तरफ से तमाम चीजों को रखना था, लेकिन इस असमर्थता के पीछे राज्यसभा का चुनाव भी कहीं ना कहीं, और इसी को लेकर उन्हें बड़ी राहत दी गई है। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 31 मई को आरजेडी विधायक दल की बैठक होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त 31 मई की तारीख, जब आरजेडी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। लालू यादव इस बैठक की अध्यक्षता करते आपको नजर आएंगे। तेजस्वी तेज प्रताप यादव ये भी इस बैठक में मौजूद होंगे। राबड़ी आवास पर शाम के 6 बजे का वक्त जब ये बैठक होने वाली है। और देखिए लालू प्रसाद के पटना पहुंचते ही किस तरीके से आरजेडी के अंदर गहमा गहमी की शुरुआत हो चुकी है। आरजेडी विधायक दल की बैठक, और इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो खुद लालू प्रसाद की तरफ से की जाएगी, जिसमें तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की मौजूदगी होगी। रवि ये भी बड़ी जानकारी कि राबड़ी आवास पर शाम के 6 बजे ये बैठक होने वाली है। वहीं खबर औरंगाबाद से, जहां शराब माफिया के खिलाफ आज चौथे दिन भी विशेष अभियान चलाए गए। एसपी के निर्देश के बाद ये विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस स्पेशल ड्राइव में शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त भी किया गया। जरा पहले तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें उस कार्रवाई की हैं जहां पर अवैध रूप से चलाई जा रही शराब की भट्टियों को तोड़ा गया, शराब को नष्ट किया गया। सैकड़ों लीटर शराब जब बरामद होते हैं तो उसके बाद उसे नष्ट किया गया। एसपी ने यह भी बताया कि शराब माफिया के खिलाफ लगातार ये अभियान जो है वो चलता रहेगा। और औरंगाबाद में आज अभी तक और 15 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। और पिछले 3 दिनों में जो लगातार विशेष अभियान चलाया गया है, इसमें 70 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी अभियान जारी है। और आगे एक सप्ताह हम लोग विशेष अभियान को जारी रखेंगे। बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच में टेक्निकल स्टाफ की घोर कमी है। ब्लड बैंक में 10 की जगह 5 ही टेक्निकल स्टाफ हैं। कामकाज इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। संवाददाता विनीता मिश्रा की इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि कैसे इन हालातों में यहां पर काम किए जा रहे हैं। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल एनएमसीएच में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, लेकिन इस सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बावजूद यहां पे जो ट्रेंड टेक्नीशियंस होने चाहिए वो नहीं है। यही वजह है कि महंगी महंगी मशीन तो यहाँ लगाई गई है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। कारण यही है और यही वजह है कि लोगों को कई असुविधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। अस्पताल में लोग इलाज कराने आते हैं और कभी कभी उन्हें ऐसे चीजों का सामना करना पड़ता है कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। नहीं, डॉक्टर भी ट्रेन है, टेक्नीशियन जो भी मेरे पास है उनको ट्रेनिंग देके हम लोग ट्रेन कर दिए, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। हमको संख्या बल के हिसाब से कम 10 टेक्नीशियन होना चाहिए, ताकि 24 घंटा मेरा ब्लड बैंक सुचारू रूप से चल सके। हम लोग रात में भी ब्लड सप्लाई करते हैं, दोपहर में भी सप्लाई करते हैं, सुबह में सप्लाई करते हैं, लेकिन कभी कभी टेक्नीशियन के कमी के चलते काम सुस्त पड़ जाता है। 10 टेक्नीशियंस चाहिए, लेकिन सिर्फ 5 इस वक्त उपलब्ध हैं। 5 में हर हफ्ते एक का ऑफ होता है, यानी पर डे 4 लोग इस पूरे रूम को संभालते हैं, महंगे महंगे मशीन को संभालते हैं। यही वजह है कि जो ब्लड बनाने की प्रक्रिया होती है किसी को देने के लिए, उसमें एक समय लग जाता है और कई लोगों की जान भी चली जाती है इस समय के इंतजार में। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तालाब का अस्तित्व न केवल पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बल्कि मानव जीवन के लिए भी उसका उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन स्वार्थ और लालच में पड़कर बेरहम तरीके से पटना में इन जलाशयों और तालाबों पर अतिक्रमण कर लिया गया। सच तो यह है कि पटना में सैकड़ों तालाब ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेंगे। कहीं पर तो बाकायदा कॉलोनियों को ही बसा दिया गया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। हाथ में जमीन का नक्शा और फीते को लेकर जमीन को मापते ये लोग कोई और नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी हैं। ये किसी निर्माण के लिए जमीन की मापी नहीं कर रहे, बल्कि राजधानी में गायब हो रहे तालाबों को खोज रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति का पता चल सके और जिला प्रशासन उनका संरक्षण कर सके। प्रशासन की तरफ से सरकारी तालाबों के खोजबीन के लिए चलाए जा रहे अभियान में जो हकीकत सामने आई है, उसको देखकर जिला प्रशासन के अधिकारी हैरान और परेशान हो गए।
प्रशासन के पास मौजूदा रिकॉर्ड में कहने को तो 1100 सरकारी तालाब हैं, पर मौजूदा समय में ये आंकड़े जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। प्रशासन की तरफ से चलाए गए जांच अभियान में 342 तालाबों के गायब होने की बात सामने आई, जिससे प्रशासन में हड़कंप मचा है। कई तालाबों का तो अस्तित्व ही मिट गया और उस पर आज कॉलोनियां और आलीशान मकान बन चुके हैं। कई तालाबों और जलाशयों पर अतिक्रमण कर न केवल कमर्शियल और आवासीय मकान बना दिए गए, बल्कि जमीन की जमाबंदी तक करा ली गई। अब धीरे धीरे खुलकर हकीकत सामने आ रही है। जांच रिपोर्ट के बाद पटना के जिलाधिकारी सरकारी तालाबों पर अवैध कब्जा कर चुके लोगों पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। तो हम लोगों ने दोनों अनुमंडल पटना सिटी और पटना सदर के लिए 2 टीम हम लोगों ने बनाया है डीसीएलआर की अध्यक्षता में। वो सभी जो हमारे तालाब हैं शहरी उनका सर्वेक्षण कर रहे हैं, उनकी नापी कर रहे हैं। पहला प्रयास हम लोगों का यही है कि जो नया अतिक्रमण नहीं हो उसमें उसको बहुत सख्ती से रोका जाए। जो भराई रोक कर रहा है या कोई उसमें अटेम्प्ट कर रहा है दुकान मकान बनाने का, तो उसको हम लोग रोक रहे हैं। कुछ लोगों ने तो तालाबों पर कब्जा कर सरकारी जमीन का म्यूटेशन कराया है, जो जिला प्रशासन की लापरवाही का सबूत देता है। प्रशासन को चाहिए कि वह जल्द से जल्द तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराए, जिससे तालाब फिर से अपने पुराने अस्तित्व में आ सकें। सरकार का मकसद यही है कि जो सरकारी तालाब और जलाशय आज गायब हो गए हैं, नक्शे पर तो हैं ये जलाशय और सरकारी तालाब, लेकिन रियल में धरातल पर इनका कहीं कोई नामो निशान या अस्तित्व तो नहीं है। और ये तस्वीर वहीं की है जहां पर कई मकान जो आप देख रहे हैं वहां पर आज इंक्रोचमेंट है और इंक्रोच करके मकान बनाया गया है सरकारी जलाशयों और तालाब पर। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पहल हुई और आने वाले दिनों में इसका क्या रिजल्ट सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार गंभीर हुई है और इस गंभीरता का क्या परिणाम सामने आता है इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर इन तालाबों की कौन कर रहा है चोरी? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं तो आपको तालाब दूर दूर तक नजर नहीं आते। और इसीलिए ये सवाल भी कि कौन कर रहा है तालाबों की चोरी। पटना से 342 तालाब कहां चले गए, कहां गायब हो गए? प्रशासन ने पहले कोई कार्रवाई या मापी क्यों नहीं कराई? तो पटना में गायब हो रहे तालाबों के बाद ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या ये गंभीरता और ये संजीदगी आगे भी बनी रहती है। राजधानी में तालाबों पर अवैध कब्जे का मामला जैसे ही सामने आया, उसके बाद बिहार की सियासत गरमाने लगी। विपक्ष इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के लोग अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। करण की नींद से सरकार जगी, एटलीस्ट जगी तो सही, लेकिन मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत ऐसी जगह है जो आपको चिन्हित करनी होगी। ये सिर्फ तालाब का ही मामला नहीं है, बहुत ऐसे बात जहाँ नहर हैं, नहरों के आसपास के एरिया को देखें, रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया को देखें, बस स्टैंड के आसपास के एरिया को देखें। इस पे सरकार को एक निश्चित तरीके से तौर पे इस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आम जनता को भी सहूलियत हो और नियम के तहत उन्हें विस्थापित जो होते हैं उनके लिए भी ठीक किया जाए। देखिए, कहीं भी इस तरह के अतिक्रमण की खबरें अगर आती हैं, सरकार के पास जब तथ्य सामने आते हैं तो बर्दाश्त करने योग्य यह चीज़ नहीं है। और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जब इस तरह के अतिक्रमण पर सरकार के द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको इस तरह के अतिक्रमण से आज़ाद कराया गया है। आप देख सकते हैं कि आज भी पटना का कितना सौंदर्यीकरण हुआ है, किस तरह से सड़कें चौड़ी हुई हैं, किस तरह से पेड़ पौधों को लगाया गया है। जहां कहीं भी अतिक्रमण रहा है, सरकार की मंशा स्पष्ट है, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। और बड़ी खबर अररिया से आ रही है, जहां पर बीओआई लूटकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। बीओआई लूटकांड में यह बड़ी कार्रवाई इस वक्त होती हुई नगर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। बीओआई लूटकांड में नगर थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। आईजी के निर्देश के बाद एसपी ने यह कार्रवाई की है। काम में लापरवाही की बात सामने आई, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। कल बीओआई में हुई थी बड़ी लूट, जिसके बाद अब यह कार्रवाई इस रूप में। जहानाबाद के घोसी में एक नवजात बच्ची को बरामद किया गया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर स्थानीय वार्ड सदस्य बच्ची को लेकर घर पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई।
पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एएनएम की निगरानी में फिलहाल ये बच्ची है और इस बच्ची को गोद लेने के लिए लोगों का तांता लग गया है, लेकिन एएनएम खुद इस बच्ची को गोद लेना चाहती हैं। वहीं ग्रामीणों के बीच इस बात की चर्चा है कि आखिर किस तरीके से इस मासूम बच्ची को छोड़ दिया जाता है। हालांकि अब इसे लेने के लिए, गोद में लेने के लिए लोगों के तांता लग गए हैं। बगल में एक कोली है, अच्छा, उसमें बिगा हुआ था। हम शाम में इधर से गए तो करीब 8 साढ़े 8 बजे आवाज आ रहा था कां कां के, तो जाकर देखने गए रात में। आज रात में तो देखे कि एक बच्ची है, फिर गांव घर आया, देखे, फिर उठाए, उसको उठा के उसको लाए, उसको फिर रात भर रखे, फिर सुबह आके। तो इस बच्चा को आप रखना चाहते हैं? जी जी सर। आप इसका लालन पालन आप ही करिएगा? आप? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? सोनी कुमारी। का दर्द क्या है उन महिलाओं से पूछिए जिनके बच्चे नहीं हैं। लेकिन नारायणपुर में जो बच्चा मिला उसकी मां ने कद्र नहीं की और बच्चे को छोड़ दिया। अब कई दावेदार आए हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया है, औपचारिकताएं पूरी होनी बाकी है, उसके बाद ही ये तय होगा कि आखिर ये बच्चा किसके पास रहेगा। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18, जहानाबाद। पटना में हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट हाट खुल गया है। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने इसका उद्घाटन किया। फ्रेजर रोड के बीएसएफ बिल्डिंग में हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट हाट को खोला गया है। उद्घाटन के मौके पर मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि इस हाट से स्थानीय कला और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के जो हमारे कारीगर हैं उनके लिए ये वरदान है कि जो वो बनाते हैं, यहाँ जो चीज़ें आप देख रहे हैं उनको हमने मार्केट उपलब्ध कराया है। ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जो मार्ट हमने बनाया है, इसका बहुत बड़ा फायदा बुनकर को होगा। हम जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं वहाँ गरीब बुनकर की भी चिंता कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास है। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए मुजफ्फरपुर से देर रात शाही लीची की खेप भेजी गई। जिला प्रशासन के अधिकारी ने रेफ्रिजरेटर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैन में 2500 केजी शाही लीची है। हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शाही लीची का स्वाद चखेंगे। आज देर रात लीची की खेप दिल्ली पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें कि वहां भेजी गई लीची की खेप को प्रोसेसिंग के तहत तैयार किया गया है। बेहतर और बड़े बड़े फलों को छांटकर लीची दिल्ली भेजी गई है। स्पेशल वैन होने की वजह से लीची के खराब होने की कोई गुंजाइश नहीं और ऐसी स्थिति में लीची को पेड़ से तोड़कर लाया गया और अब इंतजार किया जा रहा है कि इसका स्वाद देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चखें। बिहार के जिला प्रशासन के तरफ से मुजफ्फरपुर के द्वारा शाही लीची, जिसको जीआई टैग प्राप्त है, वो बिहार भवन भेजी जाती है। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सभी गणमान्य व्यक्तियों को वहां से इसका वितरण किया जाता है। यहाँ से इस वर्ष 1250 पैकेट उपहार के स्वरूप में 2-2 केजी का लीची प्रोसेसिंग करके रेफ्रिजरेटेड वैन के द्वारा बिहार भवन भेजी जा रही है। लीची भेजते समय 2-3 बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि पहले तो बहुत अच्छे से छटे हुए होने चाहिए। टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। माल बहुत साफ़ सुथरे तरीके से लोड किया जाता है और क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन का बहुत ध्यान रखा जाता है। दुमका में डीसी के निर्देश पर अवैध कोयला खदान से भंडारण कर रखे गए कोयले को जब्त किया गया। शिकारीपाड़ा इलाके के नौपहाड़ गांव के पास अवैध भंडारण करके कोयले को जमा करके रखा गया था। डीएमओ के साथ एसटीपीओ, सीओ और पुलिस की टीम की मौजूदगी रही। कार्रवाई के दौरान यहां से करीब 200 टन कोयले को जब्त किया गया है, जिसे शिकारीपाड़ा थाने की देखरेख में रखा गया। साथ ही कोयला माफिया के पहचान कर गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। एक सप्ताह से हमारे पास एक खबर आ रही थी कि अवैध तरीके से कोयला का उत्खनन किया जा रहा है शिकारीपाड़ा में। पुनः इसे एक महीने पहले एक भीषण कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद जब हमारे पास एक खबर आई कि कोयले का उत्खनन किया जा रहा है वर्तमान में, तब हमने औचक निरीक्षण किया और गुप्त सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली उसके तथ्य के आलोक में कार्रवाई की जा रही है, जब्ती की जा रही है।
और लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। देवघर सदर अस्पताल में किसी मरीज के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इसे लेकर विधायक मद से एक ऑक्सीजन प्लांट और CSR फंड से दूसरा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग किस कदर उदासीन है, उसकी मानगी ये है कि सभी टेक्नीशियंस को हटा दिया गया और अब सदर अस्पताल के वार्ड बॉय मशीन का संचालन कर रहे हैं। वार्ड बॉय के सहारे ये व्यवस्था कब तक चलेगी, अपने आप में सवाल है। 2 महीने में श्रावणी मेले का भी आयोजन होने वाला है और ऐसे में आने वाले समय में बिना तकनीकी रूप से ट्रेंड कर्मियों के इसके संचालन में बाधा आ सकती है। उसको जो है अभी एक्स्ट्रा पोस्ट क्रिएट हुआ नहीं है जो उसको रखा जाए, जो सीखा है साथ में रह के वो सब अभी काम करता है। तो यहाँ है ही नहीं सर उसको ना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।